40 बिलियन की डील फ्रांस और इंडिया के दरमियान 114 राफेल, हाउ डू यू सी? इंडियन एयरफोर्स चीफ एपी सिंह था और वो कहते हैं कि पिछले 9 सालों में एक मुझे तेजास नहीं मिला जो मैंने 40 ऑर्डर किए हुए। अगर आपने 114 तेजास की जगह और एमका की जगह राफेल इंडक्ट कर लिए हैं तो बहुत अच्छा आइडिया है। अभी राफेल से पहले उन्होंने कहा कि हम एमका लॉन्च करेंगे, कहा कि ये हम तकरीबन 2035 या 34 तक ये जहाज लॉन्च कर लेंगे। अभिनंदन का वाकया हुआ तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो ये ना होता। 36 राफेल पाकिस्तान के J-10C से तकरीबन डबल थे जितने हमारे पास थे। तो क्या किया उन्होंने? F-16 हम तकरीबन 43 साल से उड़ा रहे हैं, 43 ईयर्स। सोवियत यूनियन में 9 जहाज इसने मारे थे, सोवियत यूनियन के जो उस वक्त सुपर पावर था, इसी F-16 ने। अगर पाकिस्तान ने F-16 और JF-17 को और J-10C तीनों जहाज हमने इकट्ठे ऑर्केस्ट्रेट किए हैं तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? ये सब कुछ हो सकता हो तो उनकी 6 और 7 मई की परफॉर्मेंस काफी बेहतर होती है अगर वो इंटीग्रेशन वाला सोच सकते। जिब्राल्टर फोल्ड का मैं देख रहा था, वो रात मोरक्को पहुंच गया, 3 दिन लगेंगे अभी उसे और पहुंचने के में मशरिक वस्ता में, तो उससे बड़ा तो कोई बहरी बेड़ा है ही नहीं, तो ये तो वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है। ईरान ने भी पिछले 7 महीनों से हाथ पे हाथ रख के टाइम नहीं गुजारा अमेरिका के मुकाबले के लिए। उन्होंने चाइना और रूस से अच्छी भली बहुत मैसिव इंडक्शन किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हाजिर हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। आपको पता है ये बिल्कुल डिफेंस एक्सपर्ट हैं, एयर फोर्स के तो बहुत एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पे बहुत नज़र रखते हैं। तो आज दो मौजूआत पर इनसे बात करेंगे। एक तो फ्रांस के सदर मैक्रोन ने भारत का दौरा किया है और कोई 114 राफेल की डील की है, मैंने कहा ज़रा पूछें। और कुछ हम देख रहे हैं कि ईरान कोई अमेरिका अपनी 33% जो डिफेंस पावर है वो गल्फ में ले आया है, तो मैंने कहा उस पर भी जरा टेक्निकल एवेल्युएशन चिश्ती साहब की लेंगे। अस्सलाम वालेकुम चिश्ती साहब। जी वालेकुम सलाम जी मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया अच्छे अल्फाज का भी और इनवाइट करने का। चिश्ती साहब, कोई 40 बिलियन की डील फ्रांस और इंडिया के दरमियान 114 राफेल, हाउ डू यू सी पाकिस्तान के तनाजुर में हमारे लिए J-10C के बाद हमारे पास कितने J-10C हैं और उनके पास 114 राफेल आ जाएंगे तो यकीनन एक सुपरमेसी तो उनकी हो जाएगी उसके ऊपर, क्योंकि वो राफेल के मुकाबले पे कहते हैं J-17 नहीं है, J-10 है और हमारे J-10 कम हैं और उनके अब वो राफेल ज्यादा ले हो जाएंगे तो हम जरा प्रेशर में आ जाएंगे। जी जहां तक न्यूमेरिकल कह रहे हैं 114 अगर राफेल हिंदुस्तान लेता है तो वाकई ये बहुत बड़ा जंप है, इसमें कोई शक नहीं है। और जाहिर है अप्रिशिएबल उनको एज हो जाएगा, एक जिसको कहते हैं ना 4.5 जनरेशन जहाज़ों की जो उनकी पोटेंसी है या कैपेबिलिटी है वो बहुत इनहेंस हो जाएगी। हिंदुस्तान के पास अभी तक जो 4.5 जनरेशन मैं गिनता हूँ वो मेनली तो राफेल ही था जो 36 जहाज थे। उसके बाद SU-30 उनके पास अपग्रेडेड वर्जन है, MiG-29 भी अपग्रेडेड है लेकिन पुरानी है, मिराज 2000 भी पुराने जहाज हैं। तो सही मानों में इनके पास राफेल एक अच्छा पोर्टेंट जहाज था। उसके मुकाबले में जाहिर है हमारे पास JF-17 थंडर 4.5 जनरेशन तो है लेकिन वो ब्लॉक 3 की हम उनको 4.5 जनरेशन कहते हैं, और जो J-10C है हमारा वो एक स्क्वाड्रन है सिर्फ। ये जंप तक तो एक बहुत मैं स्क्वाड्रन एग्री में करता कितने हूँ होते आपसे कि हैं? न्यूमेरिकली बहुत बड़ा एक आम कार इनको नहीं पता होगा, एक स्क्वाड्रन में कितने होते हैं? 20 से 25 जहाज, ठीक 20 to 25। ठीक है। अच्छा, जब ये हम देखते हैं राफेल की तो मेरा अभी तक जो और पिछले 7-8 महीने जब से ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ है तो मैंने हिंदुस्तान एयरफोर्स को कभी भी नहीं कहा कि वो काबिल नहीं है, पोर्टेंट नहीं है। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी एयरफोर्स है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात जो उन्होंने प्लान किया वो उनसे गलतियां हुई। वो उनके शायान शान नहीं था, जो उनकी परफॉर्मेंस थी, जो उनकी कॉम्बैट टैक्टिक्स इस्तेमाल हुए वो फॉल्टी थे, उनकी डिसइंटीग्रेशन थी, उनमें वो कोहेजन नहीं थी, ऑर्केस्ट्रेशन नहीं थी। अब देखना अब ये पड़ेगा एज ए स्टूडेंट ऑफ एयर पावर, मैं आज भी एक थोड़ा सा डिलेमे में हूं कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स अपने लिए करना क्या चाह रही है। वो ऐसे मैं अर्ज करता हूं आपके सामने। देखिए 40 साल पहले कई दफा आपके प्रोग्राम में मैंने बात की कि जब तेजास को लॉन्च किया गया या प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया तो हिंदुस्तान का ये था कि जो हम को तकरीबन 850 के करीब MiG-21 है जो ग्रेजुअली होते गए 85 के बाद भी, उनको उन्होंने रिप्लेस करना था। तकरीबन 850 बहुत बड़ी तादाद होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जिन्होंने इंडक्ट किए। वो इंडक्ट इसलिए 850 करने पड़े उनको कि 400 के करीब क्रैश हुए उनके, यानी डिस्ट्रॉय हुए जहाज उनके, और उसमें से 200 पायलट अपनी जान से गए और तकरीबन 30 सिविलियन जमीन पर मारे गए। तो इन्हें इन जहाजों को रिप्लेस करना था तेजास ने बुनियादी तौर पर। तो तेजास ने तो रिप्लेस नहीं किया, वो भी एक हिस्ट्री है कि उनके पास आज 40 सालों में 40 जहाज है।
उनका ट्रस्ट खत्म हुआ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी पर, और उन्होंने सोचा कि हम एक और चीज करते हैं। अभी राफेल से पहले उन्होंने कहा कि हम एमका लॉन्च करेंगे, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और उन्होंने कहा ये हमारी 5th जनरेशन होगा, ये हमारा स्टेल्थ जहाज होगा। और उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, उन्होंने हिंदुस्तान की एक और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और कहा कि ये हम तकरीबन 2035 या 34 तक ये जहाज लॉन्च कर लेंगे। तो ये अगर आपने तेजाज का एतबार भी लूज किया, एमका लॉन्च करने का मतलब ये था कि वो आने वाले वक्तों में एक गैप फिल करेंगे 5th जनरेशन जहाज से। फिर अगर 114 ले रहे हैं तो एमका का क्या बनेगा? एमका का बनने का इसलिए भी क्वेश्चन मार्क है कि उनका भी ब्यूरोक्रेटिक एलिमेंट इन्वॉल्व है, और अगर आपने 114 तेजास की जगह और एमका की जगह राफेल इंडक्ट कर लिए हैं तो बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन हमें फौरी तौर पर परेशान होने की इसलिए जरूरत नहीं है कि देखिए, जो इन्होंने राफेल पिछले लॉन्च किए थे वो तकरीबन 2016 में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। फरवरी 2019 में अभिनंदन का वाकया हुआ, तकरीबन उसको 3.25 साल हो चुके थे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, तो एक भी राफेल नहीं था। ये वही वक्त है और वही मौका है जिस पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो ये ना होता। उस वक्त उनके साइन किए हुए 3.25 साल हो चुके थे। उसके और तकरीबन 3.25 साल में उनके जहाज पूरे हुए हैं जो 36 है सिर्फ। तो तकरीबन 6.25 साल में मैंने देखा के करीब जाकर इनके जहाज 36 पूरे हुए थे। एक और आप एलिमेंट जानना चाहेंगे कि फ्रांस के पास 114 की कैपेसिटी है तो वो फौरन दे देगा, तो ये फौरन इजाफा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 3 साल पहले तक राफेल बनाने वाली कंपनी के पास जो अपनी कैपेसिटी थी एनुअल, वो सिर्फ 13 जहाज थी बनाने की। 2 साल पहले उन्होंने उसको अपग्रेड किया, मॉडर्नाइज किया, अपना प्लांट बड़ा किया, प्रोडक्शन फैसिलिटी बढ़ाई, तो 18 पे चले गए। और अभी मैंने कंफर्म किया है कि पिछले साल उन्होंने कैपेसिटी अपनी की है 24। तो थ्योरेटिकली अगर आज से भी डिलीवरी वो हिंदुस्तान को कंप्लीट शुरू कर दें, जो कि उनके पास और मुल्कों के भी ऑर्डर हैं, इस वक्त तकरीबन 300 जहाज कंप्लीट किए हैं उन्होंने दिसंबर में, जो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की तादाद पूरी की है, 300 टच किया है, जाहिर है फर्स्ट टाइम एवर। उसमें से उनके 8 मुल्कों को दे चुके हैं। इंडोनेशिया का ऑर्डर ऑलरेडी तकरीबन 4 जहाज दे चुके हैं जो मेच्योर होने हैं, तो उनके पास और भी ऑर्डर हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वो ये सिर्फ हिंदुस्तान को ही देना शुरू कर दें, तो आज से शुरू कर दें 24 जहाज, तो ये तकरीबन 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। और अगर किसी और मुल्क को ना दें तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इमीडिएट इतना फिक्र की जरूरत है। इस दौरान इंशाल्लाह पाक फिजाई जरूर कुछ ना कुछ करेगी। और आखिरी बात आपके सवाल के जवाब में मुजम्मिल साहब ये है, एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस, पर मैंने लंबा जवाब दे दिया। देखिए, आखिरी पॉइंट हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि जब ये इंटीग्रेट करेंगे तो फिर क्या करेंगे। देखिए, जब जहाज आ जाता है तो 36 राफेल पाकिस्तान के J-10C से तकरीबन डबल थे जितने हमारे पास थे। तो क्या किया उन्होंने? करना ये नहीं होता कि आपने नंबर इंडक्ट करने होते हैं, आपने करना ये होता है कि आपने इंटीग्रेट कैसे करने हैं। कई दफा आपके व्यूअर्स के सामने बात हुई हमारी, और अब व्यूअर्स भी बहुत ज्यादा माशाल्लाह एयर पावर को समझना शुरू हो चुके हैं, और बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान के, खासतौर पर दुनिया भर के लोगों की जो एविएशन एंथुसियास्ट है। देखिए, आपने जहाज इंटीग्रेट सिर्फ नहीं करना होता, आपने उनको एम्प्लॉय करना होता है, आपने वॉर मशीनरी को गेयर अप करना होता है, किल पिक्चर करनी होती है, ऑर्केस्ट्रेट करना होता है, लाइक वन टीम करना होता है। और आखिरी बात कि बिल्कुल फुटबॉल का, जैसे लोग आपके व्यूअर यंगस्टर होंगे समझते होंगे, गोल का सबको पता होता है कि वो गोल वहां है, चाहे कोई डिफेंड कर रहा होता है, चाहे कोई फेंस कर रहा होता है, चाहे कोई लेफ्ट आउट होता है, राइट आउट होता है, सबको पता होता है कि अल्टीमेट इस बॉल को हमने उस पोल के अंदर फेंकेंगे तो तब विक्ट्री होती है। यहां पे हिंदुस्तान की जो कमजोरी थी, जो मैंने पॉइंट आउट कई दफा की और हिंदुस्तान के चैनल्स पर भी की, मैंने बाहर के चैनल्स पर मैं जाकर यही बातें की कि इंडिया को कनेक्टिविटी इशू आया, इंटीग्रेशन हुआ इशू था, ऑर्केस्ट्रेशन इशू था, और एक कॉम्प्रीहेंसिव किल पिक्चर मुझे नहीं नजर आई इनके पूरी वॉर फाइटिंग मशीनरी या वॉर फाइटिंग तकरीबन सारी फोर्स के अंदर। इंडिविजुअली बहुत जबरदस्त जहाज है, अगर किसी काबिल लीडरशिप के अंदर हो, अग्रेसिव लीडरशिप के अंदर होते इतने जहाज, तो आई थिंक वो बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते। लेकिन अब ये कोई 150 राफेल बन जाएंगे जब इनको ये 114 भी मिल जाए, 36 पहले भी हैं। वो अपने मिग 29 तो सारे ऑब्सलीट कर गए हैं, उन्होंने ग्राउंड कर दिए हैं, अब वो मिग 29 यूज नहीं कर रहे। तो एसयू जो रशियन है वो मजीद और नहीं खरीद रहे, तो फिर तो उनके पास सिर्फ एक ही जहाज रह जाएगा ना, जो आप बात करते हैं ऑर्केस्ट्रेट करने की, इंटीग्रेट करने की। तो जब होगा ही सिर्फ राफेल, तो फिर इंटीग्रेशन ऑर्केस्ट्रेट तो सब सब राफेल आपस में तो इंटीग्रेटेड होंगे। ऑर्केस्ट्रेट में वो तो वन प्लेन पे चले गए ना, सिर्फ राफेल पे चले गए कि उनके पास 150 राफेल हो, और वो 150 राफेल के साथ चलाएंगे अपनी एयरफोर्स। देखिए, ये तकरीबन 800-900 जहाजों की एयरफोर्स है, तो 150 राफेल पूरी एयरफोर्स नहीं बनाते।
और छोटी सी करेक्शन, शायद स्लिप ऑफ टंग है, मिग 21 उन्होंने ग्राउंड किए हैं, मिग 29 ग्राउंड नहीं किए हैं। सितंबर में उन्होंने 2 स्क्वाड आखिरी रह गए थे, मिग 21 के उनको ग्राउंड कर दिया है। मिग 29 अपग्रेडेड वर्जन अभी भी है उनके पास, मिराज 2000 फ्रांस का अभी भी है उनके पास, SU-30 सोवियत यूनियन का अभी भी है उनके पास। और जाहिर है अभी जो ब्राह्मोस फायर किए थे, बाय द वे सिर्फ SU-30 एक जहाज है जो ब्राह्मोस जिसने फायर किए थे, उनके पास जहाज ही कोई नहीं और मारने के लिए, जो ब्राह्मोस को फायर करने के लिए, वो रशियन ओरिजिन का जहाज है। तो इसलिए मैंने अर्ज किया कि ये अभी भी राफेल उनकी ब्राह्मोस नहीं मार सकता? नहीं, वो मारता है स्टॉर्म शैडो। अच्छा। जो एयर टू सरफेस मारे, जो उन्होंने भावलपुर मारे थे, वो स्टॉर्म शैडो मारे थे, और वो मारे थे राफेल ने बुनियादी तौर पर। और ठीक है। मिराज 2000 उनके पास है, जाहिर है पुराना जहाज है, लेकिन अभी भी मिक्स देखें आप। मैं जैसे कह रहा हूं कि SU-30 और मिग 29 उनके पास रशियन ओरिजिन का है, मिराज 2000 फ्रांस का है, राफेल अगर 150 भी आ जाए वो भी फ्रांस के हैं, और ड्रोन उनके पास इसराइल के हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर और C-130 उनके पास अमेरिकन है। तो इतना आसान नहीं है। और इवन तेजस जो वो बना रहे हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, अमेरिका का इंजन है जिसके बारे में अभी तक उनको कंफ्यूजन है, कभी उनको सप्लाई मिलती है इंजन की, कभी नहीं मिलती है। उसके अंदर जो रेडार है ऐसा, वो इसराइल का है। तो उनके पास कंपोजिशन देखिए कितनी कंफ्यूजिंग है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो ये नहीं आप कह सकते हैं कि जो 150 राफेल का मतलब वही एयरफोर्स होगी जब भी आ गए, अगर 5-7 साल बाद या 10 साल बाद इंडक्ट हो भी गए। तो फिर मेरा सवाल वही रहेगा कि फिर वो एमका का क्या बना? एमका तो बहुत हैविली फंडेड उनका प्रोजेक्ट है। तो अगर ये पैसे इन्होंने राफेल को दे दिए तो फिर एमका ड्रॉप कर रहे हैं, फिर वो इसका मतलब ये है। नहीं, पैसों की तो कमी नहीं है, वो पैरेलल चला सकते हैं, एमका भी चला सकते हैं और राफेल भी चला सकते हैं। हो सकता है उनका ख्याल हो कि एमका शायद 3-4 साल में डिलीवर ना हो और राफेल डिलीवर हो जाए, तो और अगर दोनों आ जाए, एमका भी आ जाए और राफेल भी आ जाए, तो उनकी पावर ज्यादा मजबूत हो जाएगी। नहीं, एमका तो जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया ना कि उनका विजन और प्लान ही 2033-34 के करीब है, कि वो कहते हैं कि उस वक्त तक होगा, जिसको 7-8 साल अभी रहते हैं, और वो भी अगर फंडिंग हुई। डिलेमा उनका यहाँ पे आता है, जो लोग मान्यूटली देखने वाले हैं और कुछ मेरे जैसे भी हैं जो ज्यादा कीनली और शौक से भी ऑब्जर्व करते हैं, वो ये है कि इनका बुनियादी तौर पर एक रोड मैप है, ब्यूरोक्रेटिक रोड मैप उनका है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी से उनके जो AP सिंह एयरफोर्स चीफ है नाराज नजर आते हैं, और थ्रू आउट नजर आते हैं, और वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी डिलेड इज टेक्नोलॉजी डिनाइड, ये उनके लफ्ज हैं, मेरे नहीं है। और वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बारे में कहते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, उनको हमारी तरह एडवांटेज अल्हम्दुलिल्लाह अग्रेशन का, गो गेटिंग टाइप परसुएशन का, बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक चेन ना होने का नहीं एडवांटेज, वहां बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक टीयर्स हैं। और इसी वजह से आपने देखा कि हिंदुस्तान एयरफोर्स अपनी मर्जी के जहाज के ऑर्डर नहीं कर पाई, और तेजस को मजबूरन उन्होंने इतने अरसे से अपनी उम्मीद लगा कर रखा हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल अब कि उनके पास ये इंडिया के लग्जरी। पास F-35 का भी ऑप्शन था ना, अमेरिकन उन्हें F-35 देने के लिए तैयार थे, क्यों नहीं ऑप्ट किया उन्होंने F-35? वो राफेल से बेहतर नहीं है? और फिर जो 7-8 मई को हुआ तो सबने राफेल पे सवाल उठाया, तो एक राय थी कि वो ट्रम्प को F-35 का ऑर्डर दे सकते थे, उन्होंने नहीं लिया F-35 फिर भी। मुजम्मिल साहब, सबसे ज्यादा जब एक फाइटर जहाज आप खरीदते हैं ना, तो ये उस दिन की शॉपिंग नहीं होती, ये 30-40 साल लंबी शॉपिंग लिस्ट होती है। जिसका मतलब ये है कि आज आप जहाज ले लें, उसके बाद आपने स्पेयर पार्ट्स लेने हैं, उसकी मेंटेनेंस लेनी है, उनकी अपग्रेडेशन लेनी है, उनकी कंटिन्यूस ट्रेनिंग लेनी है, उनकी इंटीग्रेशन लेनी है, वेपन इंडक्ट करने हैं। तो सीरीज है। आज हम जिस मुल्क को JF-17 थंडर दे रहे हैं, उससे हमारी दोस्ती यारी 30-40 साल पर चली जा चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये इसलिए होती है कि आपने डिपेंडेंसी म्यूचुअल कॉपरेशन के अंदर कर लेनी होती है। तो अमेरिका का जो इंडिया के साथ है, आपके जवाब पे मैं अर्ज करता हूं, जो आप F-35 की बात कर रहे हैं, जो अमेरिका का इंडिया के साथ आज रिलेशनशिप है, तो आप प्रिडिक्ट करते हैं 30-40 साल की लॉन्गेटिविटी? तो अगर जवाब नहीं में है, तो फिर इंडिया को भी समझ आ गई है कि ये तो कुछ पता नहीं है, किस दिन कौन आके टैप बंद कर दे तो सारे स्पेयर पार्ट रुक जाएंगे। वो तो अभी तक राफेल जिनके साथ उनकी इतनी अच्छी कोलैबोरेशन थी, उसको भी उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि हमें स्पेयर पार्ट्स नहीं दिए, उस हमारे सॉरी कोड्स भी नहीं दिए, हमारा सोर्स कोड रह गया जिसकी वजह से हम लड़ नहीं सके। तो दूसरी बात यह है कि F-35 जो इंडिया को वो देना चाह रहे थे, एक तो वो एक्सपोर्ट वर्जन देते हैं, नंबर 1। दूसरी है, जब इंडिया ने हिसाब लगाया, मैंने भी बड़ा पता कराया हिंदुस्तान की तरफ से कि ये क्यों नहीं खरीदा गया, तो एवरेज, शायद मैं पहले भी कहा हो, तकरीबन 30 लाख रुपए की 1 घंटे की सॉटी पड़ती है इसकी जहाज की, F-35 की। तो इंडियंस ने जाहिर है उसको इकोनॉमिक भी से देखनी होती है। चाहे आप ठीक कह रहे हैं कि हमसे बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है, उनको पैसों की फिक्र नहीं है, लेकिन आपने अप्रूवल तो फिर उनकी ब्यूरोक्रेसी से लेना होता है ना, जो इस तरह आराम से आपको नहीं देते। इतना महंगा जहाज मेंटेन करना और फिर उसको इंटीग्रेट करना, ये एक और डायलेमा में चले जाते हैं कि टॉप ऑफ द लाइन आपका अमेरिकन जहाज हो गया, नंबर 2 जहाज आपका फ्रांस हो गया, राफेल हो गया, नंबर 3 आपका मिराज 2000 SU-30 हो गया, नंबर 4 फिर फ्रांस हो गया, फिर मिग 29 आ गया। तो सीरीज है जो डिसइंटीग्रेटेड मुझे नजर आती है।
तो आई थिंक F-35 ना लेके वाइज डिसीजन किया इंडिया ने। और हमारे पास भी तो देखे ना, F-16 है, JF-17 है, एक अमेरिकन है, एक चाइनीज है, तो हमने भी तो इंटीग्रेशन की है ना। तो आप इंडिया की दफा ये कहते हैं कि ये फ्रांस है, ये अमेरिका है, ये है, इंटीग्रेशन के इश्यूज होंगे। अगर पाकिस्तान ने F-16 और JF-17 को और J-10C को इकट्ठे उड़ाया है, और J-10C का पायलट F-16 के साथ बात कर रहा था, F-16 वाला J-17 के साथ इंटीग्रेटेड था, तो तीनों जहाज हमने इकट्ठे ऑर्केस्ट्रेट किए हैं, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकता? अगर ये सब कुछ हो सकता हो तो उनकी 6 और 7 मई की परफॉर्मेंस काफी बेहतर होती है, अगर वो इंटीग्रेशन वाला सोच सकते। मैं तो अर्ज कर रहा हूँ ना, स्टैंड लोन बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, दुनिया के टॉप 4-5 जहाजों में मैं राफेल को अभी भी गिनता हूँ। लेकिन हाँ। आपने इंटीग्रेट, आपके सेल्फ सफिशिएंटी लीडरशिप ने करनी होती है, आपको दुनिया को इंटीग्रेट करके नहीं देती। आपको चाइना नहीं कहेगा कि मैं आपको ऐसी इंटीग्रेशन बनाता हूँ, आप F-16 भी उसमें कर लें, आप मिराजेस पाकिस्तान एयरफोर्स के भी कर लें, आप चाइनीज जहाज भी कर लें, आपने खुद करना होता है। ये जो लिंक 17 हमने डेवलप किया है, पाक फिजाइया ने खुद किया है, इंडिजीनियस किया है। हिंदुस्तान ने तो सोचा ही नहीं इंटीग्रेशन का इस थ्रू आउट इसके दौरान। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि विजन करनी पड़ती है, आपको बहुत दूर सोचना और ये पड़ता है। और इंटीग्रेशन का ऑब्वियस जो हमने लिंक 17 बनाया है, अगर वो ऐसा कोई अपना इंडियन लिंक बनाए तो कितने साल लगेंगे उन्हें? डिपेंड करता है उनका स्किल लेवल क्या है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से इनकी जो, हमें देखिए मुजम्मिल साहब, हमें एडवांटेज क्या है। F-16 हम तकरीबन 43 साल से उड़ा रहे हैं, 43 ईयर्स, सीजनड इंजीनियर्स, सीजनड पायलट, सीजन टेक्नीशियंस, अल्हम्दुलिल्लाह। कॉम्बैट टेस्टेड, सोवियत यूनियन में 9 जहाज इसने मारे थे, सोवियत यूनियन के जो उस वक्त सुपर पावर था, इसी F-16 ने। और कब मारे थे? 40 साल पहले। तो इतना हमारा सीजनड किस्म का एक्सपीरियंस सारा क्रू है, एयर से लेके ग्राउंड तक, पहली बात। JF-17 थंडर जो बैकबोन है, तकरीबन 200 के करीब जहाज, वो तमाम अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस और पायलट्स की काविश है सारी की सारी, जो हम बन रहे हैं। तो हमारी डिपेंडेंसी देखे ना बाहर कितनी कम हो गई। अब J-10C आया है, रिकॉर्ड मुद्दत में हमारे पायलट्स उड़ाकर लाए हैं, 4 घंटे उड़ाकर चाइना में उन्होंने तरबियत की और फ्लाई करके पाकिस्तान ले आए 22 मार्च 2022। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इंटीग्रेशन कहना आसान होता है, बड़ी सबसे ज्यादा परसुएशन होती है लीडरशिप की। आपने इंजीनियर्स को, टेक्नीशियन को इनकरेज करना होता है, टास्किंग करनी होती है, टाइमलाइन देनी होती है, प्रेशर डेवलप करना होता है। और जैसे मैं कई दफा कहता हूं कि हमारी एयरफोर्स में जब मैं जाता हूं तो पूछता हूं उनसे बात, तो वो हर चीज का कहते हैं कि शुड हैव बीन डन यस्टरडे। तो इसका मतलब है वो चाहते हैं ये तो कल हो जानी चाहिए, हम तो ऑलरेडी देर हो चुकी है। ये वाली अर्जेंसी मुझे इंडियन एयरफोर्स में नजर नहीं आती। इंडियन एयरफोर्स तो कह रही है कि हम 40 साल से 40 तेजाज लिए हैं, और आज फरवरी 2025 की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें, टॉक शो उठा लें इंडियन एयरफोर्स चीफ AP सिंह का, और वो कहते हैं कि जी मैंने तो 40, पिछले 9 सालों में एक मुझे तेजस नहीं मिला जो मैंने 40 ऑर्डर किए हुए हैं। तो हेल्पलेसनेस वहां बहुत ज्यादा है, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन कि एयरफोर्स की वो स्टेक नहीं है, या इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या से नहीं है, या ब्यूरोक्रेटिक चैनल जो है वो बहुत स्ट्रांग है, और शायद इनको सिर्फ मोर ऑफ फॉर्मेलिटीज में रखा हुआ है। अच्छा, कुछ ऐसी खबरें भी मैंने देखी कि शायद राफेल की कोई लोकल प्रोडक्शन भी इंडिया में वो शुरू करने का प्लान है। जैसे हमने JF-17 की लोकल प्रोडक्शन पाकिस्तान में शुरू किया, वो क्या है? और इंडिया क्या खुद राफेल बना सकेगा? और कितने राफेल कब तक खुद बना सकेगा? अभी ये तो 114 उनसे ले रहा है ना, खुद कितने बना लेगा अगर लोकल ये अच्छा प्रोडक्शन? सवाल ये अच्छा सवाल मुजम्मिल साहब किया। और आपने खुद ही JF-17 थंडर के साथ भी कंपैरिजन कर लिया, ये मेरे लिए आसान हो गया जवाब देना। देखिए, JF-17 थंडर, पाक फिजाइया के जो इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और पायलट्स थे, वो डे वन से इन्वॉल्व थे डिजाइनिंग, ड्राइंग के ऊपर, ब्लूप्रिंट्स के ऊपर जो टेबल पर रखे जाते हैं, पहले दिन वहां से पाक फिजाइया इन्वॉल्व थी। राफेल में इंडियन इन्वॉल्व नहीं थे। ये जो होगी ये मोर ऑफ असेंबली होगी, ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं होगी, मोर ऑफ असेंबली होगी, जिसके अंदर इंडिया प्राइड लेगा कि हम मेड इन इंडिया किया हमने, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ज्यादा एडवांटेज उन टेक्नीशियन, इंजीनियर्स और पायलट्स को होता है जो डे वन से टेबल पर, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर पहले दिन बैठते हैं। पाक फजाइया ने अपनी रिक्वायरमेंट्स पहले सोची, फिर उनका विजुलाइज किया सोल्यूशन, और फिर चाइनीज के साथ मिलकर उसको एग्जीक्यूट किया। ये एक बहुत बड़ा, एक यूनिक एक्सपीरियंस है जो 192 मुल्क दुनिया के हैं, किसी ने ऐसा, किसी एयरफोर्स ने नहीं किया। एयरफोर्सेस फाइटर जहाज नहीं बनाती। हमारी क्योंकि जरूरत यूनिक थी, हम क्योंकि सैंक्शंस का शिकार रहे थे, हम क्योंकि ब्लैकमेल हो चुके थे कई दफा, तो हमने सोचा कि हम वही बनाएंगे जिसके अंदर हम खुद इन्वॉल्व होंगे। तो ये यूनिक एक्सपीरियंस इंडियन बिल्कुल रेप्लिका नहीं कर सकेंगे, वो असेंबली जरूर करेंगे, मैं उसको बिल्कुल नहीं डिसएग्री करता। लेकिन आई थिंक कि बहुत डिफरेंट केस है JF-17 थंडर वर्सेस जो उनका राफेल होगा। अच्छा। और कुछ हमने देखा है, कुछ हेलीकॉप्टर्स की भी वहां पे कह रहे हैं असेंबली लाइन बन रही है, टाटा ग्रुप और एयरबस के मुश्तरका मंसूबे हैं, वो क्या है?
जी, टाटा ग्रुप तो बहुत स्ट्रांग है, उसने अभी एयरलाइन भी ली हुई है और बहुत सारे और बड़े प्रोजेक्ट करते हैं। एविएशन में वो ऑलरेडी आ चुके हैं, इनडायरेक्टली आ चुके हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए, हेलीकॉप्टर का एक मैन्युफैक्चर होना ऑल टुगेदर मेरा नहीं ख्याल के कॉम्बैट के आउटकम के ऊपर इतना इफेक्ट करता है। वो एक सपोर्ट एलिमेंट होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट जहाज होते हैं वो सपोर्ट एलिमेंट में होते हैं, और इसी तरह हेलीकॉप्टर्स, इवन कॉम्बैट गनशिप वगैरह भी होते हैं। तो वो लोकलाइज टैक्टिकल लेवल पर ऑपरेट करते हैं, ना कि स्ट्रेटेजिक लेवल पर कोई एयरफोर्स को रिजल्ट क्रिएट करके देते हैं, ना वॉर के डायनेमिक्स बदलते हैं, और ना लड़ने वाली तीनों फोर्सेस के लिए वॉर एनवायरनमेंट को इनेबलिंग कर देते हैं। वो एयर पावर आपने देखा कर सकती है, और फाइटर जहाज मोस्टली करते हैं। आखिरी सवाल फिर मैं ईरान पे जाऊंगा। J-35, वो कहते हैं राफेल का सही जवाब J-35 है, J-10 उसका सही जवाब नहीं है। हमने ठीक है जीता है, लेकिन अगर 150 राफेल हो तो फिर J-35 होना बहुत जरूरी है। नहीं, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट डायनामिक्स में है ये, क्योंकि राफेल जो वो ले रहे हैं ये 4.5 जनरेशन ही है। ये फ्रांस ने अभी उनको फिफ्थ जनरेशन की तरफ नहीं लेकर गए, स्टेल्थ नहीं लेकर गए। जो J-35 है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, लेवल ऑफ प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, इसलिए कोई स्टेल्थ है। वो फिफ्थ जनरेशन है, वो रेडार पर नजर नहीं आता, उसके वेपन्स जो सारे कंसील्ड होते हैं इनसाइड, और ऑब्वियसली उसकी डायनामिक्स ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो उसका कंपैरिजन मैं नहीं कर सकता कि अगर इन्होंने राफेल 150 ले लिया इसका मतलब J-35 की कैटेगरी और है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। तो हम इसको सप्लीमेंट J-10C से बिल्कुल कर सकते हैं। J-10C ने साबित करके 7-0 करके दिखाया है। तो JF-17 थंडर जरूर सप्लीमेंट कर रहा है, लेकिन हमें, मेरा ख्याल ये है कि J-10C और लेने चाहिए राफेल के, अगर मुकाबले में हम कुछ नंबर को करीब जाना चाहते हैं तो J-10C इज अ गुड ऑप्शन मेरे हिसाब से। कितने J-10C और लेने चाहिए? अभी तो ये तो डिपेंड कर देगा एक स्क्वाड्रन है अभी तो हमारे पास। हमें मैच करना मैं चाहिए, हमारे पास भी 150 J-10C होना चाहिए। नहीं, 150 मुजम्मिल साहब, राफेल का, 150 राफेल के मुकाबले में 150 J-10C तो होना चाहिए। विश लिस्ट और चीज है और ऑब्लिक मस्ट होना और चीज है। हम तो हमेशा मस्ट पे ही लड़ते रहे हैं, विश लिस्ट तो बहुत बड़ी हो सकती है। 150 की जगह मैं नहीं, तो कहूंगा 200 ले लें। आप कॉम्बैट नीड के मुताबिक, अगर 150 राफेल के कॉम्बैट मुकाबले नीड के मुताबिक हमारी मिनिमम नीड कितने J-10C होगी? ये डिपेंड करेगा। देखिए, अभी तो हमने एक स्क्वाड्रन के साथ लड़ा है, उनके दो स्क्वाड्रन राफेल के थे, हमारा एक स्क्वाड J-10C का था, और उनके पास 700-800 जहाज थे, हमारे पास 400 से कम थे। तो मैं नंबर का तो कभी हम कह ही नहीं सकेंगे, और ना हम नंबर कर सकते हैं मैच, ना हमारी अफोर्डेबिलिटी है नंबर वन, ना हमारे वॉर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या फोर्स गोल का हिस्सा है। तो जब भी हम करेंगे हम वो वैल्यू ऐड करेंगे जब फिफ्थ जनरेशन में J-35 जो आप कह रहे हैं अगर ले लेता है, पाक फजाई ले लेती है, तो वो एक टीयर डिफरेंट है, वो सुपर जंप है एज कंपेयर टू राफेल। तो नंबर वाइज नहीं मैं बात कर रहा, क्वालिटी वाइज मैं बात कर रहा हूं। तो वो आप एक ऑल टुगेदर मेरा आपका ख्याल ख्याल है ये पाक J-35 का एक स्क्वाड्रन भी बहुत है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युट कोई शक नहीं। J-10C एक स्क्वाड ने नहीं कर दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जरा ईरान पर आ जाते हैं। देखें, अमेरिका अपनी 33% ऑफ दी जो डिफेंस पावर है वो गल्फ में ले आया है। F-22 और जिब्राल फोर्ट और लंकन और क्या क्या वो ला के उसने खड़ा कर दिया है। क्या गेम प्लान है अमेरिका का? कितनी बड़ी लड़ाई वो लड़ना चाह रहा है कि इतनी बड़ी वो एयर पावर, इतनी बड़ी नेवी की पावर, इतने बहरी बेड़े तीनों इकट्ठे, क्या क्या बड़ी जंग है उस होने जा रही है? ये आपने ऑलमोस्ट वही सवाल किया जो मैंने अपने चैनल पर अभी एक डॉक्यूमेंट्री डाली है, और उसका टाइटल मैं बता देता हूं तो मैं शायद हेल्प हो जाए जो फर्दर इसको देखना चाहते हैं। मैंने एक कभी वीडियो डाली है अपने चैनल पर, उसका मैंने लिखा है व्हाई इज यूएस ईरान इराक मोर डेंजरस एंड मोर डिफरेंट। यही आप पूछना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये डिफरेंट क्या है, इतना कुछ लेके आ गए हैं और ये करना मैं क्या देख चाह रहा रहे था हैं। उस दिन F-22 भी ले आए हैं और सारा कुछ उड़ा के, जी 48 जहाज वो भी ले आए हैं। वो वहां से कहाँ से उड़ा जी के कहाँ ले आए हैं? अब वो जी जिब्राल फोल्ड का मैं देख रहा था, वो रात मोरक्को पहुंच के है, 3 दिन लगेंगे अभी उसे और पहुंचने के में मशरिक वस्ता में। तो उससे बड़ा तो जी। कोई बहरी बेड़ा है ही नहीं। तो ये तो वर्ल्ड वॉर होने जा रही देखिए मुजम्मिल साहब, इनके पास हैं 11 बैरी बेड़े टोटल, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका के पास। नंबर वन जो साइज में सबसे बड़ा है वो जेराड फोर्ड है, लेकिन उसकी कमिटमेंट ये थी कि उसने वेनेजुएला को इतने अरसे से घेरे में लिया हुआ था, ये उसके लिए इस्तेमाल हो रहा था, उस ऑपरेशन में जेराड फोर्ड इस्तेमाल हुआ था। ये जो जहाज है इब्राहिम लिंकन, ये बुनियादी तौर पर साउथ की तरफ था ऑफ टोक्यो, जापान की तरफ, वहां से इन्होंने इसको स्क्रैम्बल किया या डैश करवाया, और 8,500 किलोमीटर का फासला तय करके ये 8 दिनों में पर्शियन गल्फ में आया था। और आप सवाल करें जो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी यही कहा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि यही क्यों था, अब्राहम लिंकन पहले क्यों लाए थे, जॉर्ज फोर्ड भी ला सकते थे सबसे बड़ा। ये जो इब्राहिम लिंकन है, बुनियादी तौर पर इसको 75 फाइटर जहाज आते हैं, 10
जिसके अंदर आते हैं F-35, जो सी वर्जन है इनके पास, एक बात। और इनके पास बाकी कोई तकरीबन 75 जहाजों में F-18 भी शामिल है, जैमर F-18 भी शामिल है, E-2C हाई हॉकाई भी शामिल है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टाइप 100 जहाजों को कंट्रोल करता है। ये लाने का एक और मकसद है, एक था F-35, क्योंकि इसी जहाज पर F-35 सिर्फ ऑपरेट करता है, सूटेबल है। नंबर 2, इन्होंने हुतीज को जो फायर किए थे मिसाइल, उन्होंने इनको, इस जहाज ने जब ये पर्शियन गल्फ में मौजूद था तो इसने इंटरसेप्ट किया था उनके मिसाइल्स को। तो इस जो बहरी बेड़ा है, इसका एक्सपीरियंस था, वॉर एक्सपीरियंस इन दिस रीजन। मैं बात कर, एक बात तो ये तो उसलिए लाए थे। जिराड फोर्ड उन्होंने देखा कि अब हमने कंट्रोल कर लिया बुनियादी तौर पर मिसाइल का, तो अब उन्होंने एक ऐड किया थ्रेट को। और मैं थ्रू आउट कहता आया हूं कि बुनियादी तौर पर अमरीकी सदर ने बहुत अच्छा सस्पेंस या एक एग्जाइटी या एक फियर क्रिएट किया शुरू में। उन्होंने ये कहा कि हम आ रहे हैं, बस किसी वक्त आ देंगे, हमला कर देंगे, बस तैयारी पकड़ लें। ईरान को ये डिग्री ऑफ एश्योरेंस करना चाह रहे थे कि हम, डिस्ट्रक्शन आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, और टाइम हमारे हाथ में है। ये इन्होंने किया इतने दिनों में। हुआ ये कि काउंटर क्या हुआ, ईरान ने भी पिछले 7 महीनों से हाथ पे हाथ रख के टाइम नहीं गुजारा। उन्होंने अमेरिका के मुकाबले के लिए, या पोटेंशियल थ्रेट जो कभी आ सकती थी, उन्होंने चाइना और रूस से अच्छी भली बहुत मैसिव इंडक्शन की है, नंबर 1। और इंडक्शन क्या, बेसिकली मोस्टली ड्रोन्स की तरफ उनका फोकस था, या सरफेस टू एयर मिसाइल्स की तरफ फोकस था, क्योंकि 7 महीने में उनकी एयरफोर्स अपग्रेड नहीं हो सकती थी। एक बात। अमेरिका का जो डिले करना है, डिले करना मेरी नजर में इसलिए है कि अमेरिका एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस करके ईरान को, कि हम आपको बस आया चाह रहे हैं सुबह या शाम, अपने निगोशिएशन टेबल पर डिफेंसिव पोजीशन पे करना चाहता था, कि वो आ जाए और कॉम्प्रोमाइज कर ले दो चीजों पर, एक न्यूक्लियर पर, और दूसरा आपने देखा कि लॉन्ग लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पर। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पर, लॉन्ग रेंज मिसाइल जो बुनियादी तौर पर है, वो अमेरिका का कम कंसर्न है। जो क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं बुनियादी तौर पर, वो अमेरिका का कम कंसर्न है, वो इसराइल का ज्यादा कंसर्न है, सबसे ज्यादा थ्रेट तो उसको हो रही है। लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। अभी नेतन्याहू ने, मेरी न्यूज के मुताबिक या मेरी रिसर्च के मुताबिक, नेतन्याहू ने बहुत जोर लगाया अमेरिकन प्रेसिडेंट को कि आप न्यूक्लियर छोड़ें, आप पहले जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है उनको अनरोल या रोल बैक करवाएं हमसे। वो अभी तक तो नहीं हुआ। अब कमिंग बैक टू योर कंक्लूजन कि आप ये चाह रहे हैं, वो करना क्या चाह रहे हैं, देखिए अमेरिका के पास टाइम इज रनिंग आउट। अमेरिका ने जो मिथ क्रिएट की थी कि हम मार रहेंगे, आपको मार देंगे, ये वो, ईरान ने क्या तैयार किया उसके मुकाबले में, एक सरफेस टू एयर मिसाइल नंबर 1, ड्रोन्स बहुत बड़ी तादाद में उनके पास, एक और बहुत ज्यादा पासदान इनकलाब के पास स्पीड बोट्स हैं सैकड़ों की तादाद में। और उन्होंने बहुत ज्यादा रिहर्सल की हुई है वॉर के लिए, कि हम स्टॉर्म करेंगे इस एयरक्राफ्ट कैरियर कोई भी हुआ, और सैचुरेट कर देंगे उसके एयर डिफेंस को, कि किसको पकड़े किसको ना छोड़ दे। इसको हम मिलिट्री टर्म में कहते हैं रिएक्शन डेलेमा क्रिएट करना। रिएक्शन डेलेमा यही होता है कि अगर आप 6-7 लोग मुझे मुक्का मारने शुरू कर देंगे, तो मुझे समझ नहीं आएगी कि किसको मैं पहले रोकूं, बिकॉज हिटिंग इस तरह है, अब इतनी शॉर्ट है। मैं सादा समझना चाहूँ तो जिब्राल फोर्ड जो उनका बहरी बेड़ा है, उसके ऊपर वो 100 स्पीड बोट्स जाएंगे, तो उसको समझ नहीं आएगी 100 में से किसको मारूं, और कोई ना कोई तो सुइसाइड जाके उसको लग जाएगी और तबाह हो जाएगी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि ये किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर हो, जेरार्ड फोर्ड हो या अब्राहम लिंकन अगर खड़ा रहता है यहाँ पे, तो किसी को अगर 100 या 150 ड्रोन भी जाना शुरू हो जाते, देखिए ये होगा 3 डायमेंशनल। अगर जब भी हुआ, ये मेरा मानना है, आई कुड बी रॉन्ग। ईरान के पास ऑप्शन है 3 डायमेंशनल अटैक करने की। 3 डायमेंशनल क्या करेंगे, एक वो करेंगे स्पीड बोट से, हंड्रेड्स ऑफ देम, हेडिंग डैशिंग, उनके ऊपर अपने रॉकेट लॉन्चर लगे हुए हैं, मिसाइल लगे हुए हैं, और गन बोट्स लगी हुई, गन्स लगी हुई हैं, वो गन बोट्स भी हैं। तो एक तो ये सैकड़ों की तादाद में रश करेंगे किसी की तरफ। नंबर 2, जेर जमीन, उनके पास जो डीजल की सबमरीन्स हैं वो अमेरिका के पास नहीं है। इनके पास छोटी सबमरीन है, और जो स्टेट ऑफ हुर्मुज का इलाका है, ये समंदर इतना यहां गहरा नहीं है। तो जो अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, उनको डेप्थ चाहिए होती है ज्यादा, और अगर वो ऊपर आएंगी तो पकड़ी जाती हैं। तो ईरान के पास जो सबमरीन्स हैं, वो डीजल सबमरीन है, वो टॉर्पीडोज लेके जा सकती हैं, वो बड़े डेडली हैं, जो आमतौर पर नहीं डिटेक्ट हो सकेंगे, खास तौर पर अगर शैलो वाटर में हुए और उनका एयरक्राफ्ट कैरियर करीब हुआ। तो ये दूसरा अटैक वो ये पॉसिबल कर सकते हैं। तीसरा, वो पॉसिबल ही कर सकते हैं कि हजारों की तादाद में ड्रोन्स लॉन्च कर दें इसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर। अब सारा कुछ देखने के बावजूद अमेरिका की तरफ से अगर सोचे, तो वो कहेगा नहीं, ये हमारे लिए रोकना इसको मसला नहीं है। देखिए मुजम्मिल साहब, अमेरिका की बहुत बड़ी मिथ है, या एक जोम बना हुआ है अमेरिका का। मैं ये नहीं कह रहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर डूब जाएगा इतना करने से, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 5%, 2%, 5 हिट्स, 2 हिट्स भी लग गई अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को, तो बहुत बड़ा एक मिथ टूट जाता है। ईरानियन के खिलाफ कोई तवक्को नहीं करता कि ईरान जैसा मुल्क अमेरिका को थोड़ी सी भी ब्लीडिंग करवा सकता है नाक से।
एक हिस्ट्री से मैं आपको दोबारा करता हूं, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। 24 और 25 अप्रैल 1980 तारीख लिख ले। ईरान में 50 हॉस्टेज थे अमेरिका के, जो इनकलाब के फौरन बाद इन्होंने एम्बेसी के लोगों को यरगमाल बना लिया। बता, अमेरिका ने एक प्लान बनाया ऑपरेशन ईगल क्लॉ के नाम से, उनको रेस्क्यू करना था। 24-25 अप्रैल 1980 बुरी तरह नाकाम हुआ। एक तो इनकी किस्मत अच्छी ईरानीज की, डेस्टॉम आ गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। फिर उनके आपस में ही एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर के साथ, C-130 के साथ एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। एक भी हॉस्टेज रिहा नहीं करा सके। प्रेसिडेंट कार्टर ने इलेक्शन लड़ना था, ये साल के शुरू की बात है, 80 अप्रैल की बात कर रहा हूं, उसी नवंबर में इलेक्शन था, वो हार गए। और आज तक सारे तजिया निगार कहते हैं कि ऑपरेशन ईगल क्लॉ के फेलियर की वजह से आ रहे थे। मैं लिंक इससे करना चाह रहा हूं इस मिसाल को, कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना अट्रिशन कोई ना हो या अपनी एम्बेरसमेंट ना हो। अगर अपनी एम्बेरसमेंट होती है तो अमेरिकन शायद वो ना ले सके। अब आप सवाल दोबारा शायद मुझसे करें कि अमेरिकन तो अट्रिशन अफगानिस्तान में होती रही है या इराक में भी लोग मरते रहे हैं, लेकिन वो कलेक्टिवली मरते थे। वो नेटो के अंडर अम्ब्रेला 40-40 मुल्क जाते थे, उसमें कुछ सोल्जर इनकी कैजुअलिटी होती थी, कुछ उनकी होती थी। अमेरिका की स्टैंड लोन कैजुअलिटी बहुत कम उनके लोगों को या आदत है या ट्रैक रिकॉर्ड है या उनका माइट या जोम इतना ज्यादा है, मेरा नहीं ख्याल वो बर्दाश्त कर सकेंगे। ईरान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी अगर वो इस तरह का कोई ऑपरेशन करके पार्शियल हिट करने में भी कामयाब हो जाता है, तो वो मिथ तोड़ने में कामयाब हो जाएगा। ईरान ने विक्ट्री तो कभी भी नहीं लेनी, ईरान का तो ना मैंडेट है ना उसकी कैपेबिलिटी है, ये हमें जेहन में रखना पड़ेगा। तो फिर आपको लगता है जंग नहीं होगी? नहीं नहीं, ये मैंने बिल्कुल किसी स्टेज पे नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि अमेरिका सारी ऑप्शंस करेगा। अब आपके जवाब में बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि जंग होगी कि नहीं होगी। देखिए, अमेरिका के पास बड़ा एक डेविल एंड द डीप सी वाला इशू है। अगर वो पुल बैक करके वापस जाता है, नेगोशिएशन कोई ज्यादा मीनिंगफुल नहीं ले जाता, तो अपने लोगों को, अमेरिकन को वॉर ट्रॉफी दिखाने की कोई पोजीशन में नहीं होंगे प्रेसिडेंट ट्रंप। अभी उनको साल हुआ है, 3 और करनी है उन्होंने हुकूमत अभी, तो उनके पास वॉर ट्रॉफी नहीं होगी। अगर वो हमला कर देते हैं और खुद ब्लीडिंग करवा लेते हैं थोड़ी सी, वो भी किसी को कबूल नहीं होगी। और अगर वो हमला करके मेजरेबल रिजल्ट लेते हैं, वो मुझे नजर नहीं आते, क्योंकि ना ईरानी कौम इतनी कमजोर है, ना उनका जज्बा इतना कमजोर है, और ना उनकी तारीख 3-4 हजार साल पहले कहती है मुझे कि वो इतनी जल्दी कॉम्प्रोमाइज करके सरेंडर कर देंगे या रजीम चेंज हो जाएगी और अमेरिका जाके विक्ट्री दिखा देगा कि देखे जी हमने रजीम चेंज करा दी। तो मेरे ख्याल है अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉर ऑब्जेक्टिव्स की मुझे लैक ऑफ क्लैरिटी अभी भी लग रही है कि वो करना क्या चाहते हैं। जो उन्होंने जून में किया तो फिर 7 महीने बाद दोबारा आ गए हैं। उस वक्त आप और मैं यही बातें कर रहे थे कि उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट सारे तबाह कर दिए हैं। जनाब, हमने 30-40 साल पहले धकेल दिया उनकी टेक्नोलॉजी को, न्यूक्लियर की 19 साइंटिस्ट मार दिए हैं। तो 7 महीने बाद आपको न्यूक्लियर प्लांट की नेगोशिएशन की क्या जरूरत पड़ गई है? तो ये सवाल खुद ही जवाब है। रेस्ट इज हिस्ट्री। आखिरी सवाल आपसे। वो कहते हैं खामनाई की असैसिनेशन एक ऑप्शन है। एक वो जैसे उन्होंने वेनेजुएला का वो मर्दू पकड़ा, वो कहते हैं अगर खामनाई पकड़ लें या खामनाई मार दें तो एक विक्ट्री हो जाएगी और ट्रंप निकल जाएगा। बहुत बड़ा फर्क है। डूरूफ जिसको उन्होंने प्रेसिडेंट को उठाकर ले गए थे, वो उनके लोग ही सारे कॉम्प्रोमाइज थे। उनकी, मेरा ख्याल है, मिलिट्री काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज थी, उनका डिफेंस कॉम्प्रोमाइज था, उनकी पॉपुलैरिटी का वो लेवल नहीं था, उनके डिक्टेटरशिप का एलिमेंट था। इतनी लंबी हिस्ट्री नहीं मैं देख पा रहा उनकी, वेनेजुएला की तारीखी हिस्ट्री या वॉर हिस्ट्री या नेशनलिज्म। ईरान की बहुत ज्यादा मैं देखता हूँ। मेरा अपना एक स्टूडेंट था ईरानी, बहुत मोटिवेटेड इंस्पायर्ड था, कैडेट रिसालपुर में था वो। तो इनमें एक आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, नेशनलिज्म बहुत स्ट्रांग है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस प्रेसिडेंट जो है वेनेजुएला के, उनसे कोई कंपैरिजन इनका करिए। ये स्पिरिचुअलिज्म है, इनकी स्पेस या लीडरशिप की बहुत ज्यादा है। और एक और बात भी देखिएगा, यहाँ रिडंडेंसी भी बहुत है। आप, मेरा ख्याल है कि आपको भी पता होगा कि उन्होंने अपनी नॉमिनेशन या सक्सेशन ऑलरेडी कर दी हुई है कि अगर मैं चला गया तो मेरे बाद ये आ जाएगा। तो लोगों के लिए 1% हर्ट जरूर करेगा, लेकिन आप चेन ब्लॉक नहीं कर रहे, इसको ब्रेक नहीं कर रहे उस सिस्टम को जिसको अमेरिका चाहेगा, और बल्कि ज्यादा अपने लिए लेजिटिमेट कर देगा ईरानियों के लिए कि 19 बेसिस जो इनके इलाकों में है, मिडिल ईस्ट में है अमेरिका के, उनको हिट करना, या 702 के करीब जो उनके फुटप्रिंट्स और सैटेलाइट्स और एयर बेसिस पूरी दुनिया में है। ईरानियन समझेंगे कि हमारे लिए अब लेजिटिमेट टारगेट है, क्योंकि हमारे स्पिरिचुअल लीडर को एलिमिनेट किया गया। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच।